हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बेहतर होंगे और ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। आज 26 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न यहाँ पर इस क्लास में हैं लिए गए हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बता दें कि एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व कर रहा हूँ। मैथ्स की क्लासें डेली शाम को 7 बजे और रीजनिंग की क्लास डेली सुबह 6 बजे आपको मिल रही है, और जिसमें हम लोग 2021 में आए सभी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं शिफ्ट वाइज। ठीक है, जैसे गणित के प्रश्नों को डेली शाम को 7 बजे शिफ्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज की जो शिफ्ट है वो फर्स्ट शिफ्ट है 26 नवंबर की। इसी तरह से रीजनिंग की क्लास डेली सुबह 6 बजे मिल रही है, और इसमें रीजनिंग के 2021 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं शिफ्ट वाइज। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए, बी और सी तीन संख्याएं हैं। ए बी से 40% कम है। अगर ए और बी का रेशियो बनाया जाए तो बी से कितना कम है? 40% कम है। अगर बी 100 है तो ए कितना है? 40 कम यानी 60 है। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ए अनुपात बी जो है वो कितना बन जाएगा? इधर लिख लेते हैं, ए अनुपात बी कितना बन जाएगा? 2 3 6 2 5 10 कितना आ जाएगा? 3:5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बी सी से 15% कम है, तो बी जो है वह सी से 15% कम है। अगर सी 100 है तो बी कितना है? 85 है। 5 से काट लेंगे 17 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो दोस्त बी अनुपात सी बराबर कितना है? 17:20 है। ठीक है, और C जो है वह D से 50% अधिक है, तो C और D का रेशियो क्या बनेगा? D से कितना अधिक है? 50%, तो 150 होगा। यह अगर 2 होगा तो यह कितना होगा? 3 होगा। तो C अनुपात D बराबर कितना आ जाएगा? 3:2। पूछा जा रहा है कि A जो है वह D से कितने प्रतिशत कम होगी। तो अगर A हमें निकालना है तो A निकालने के लिए क्या करेंगे? 17 × 3 × 3। ठीक है, तो 17 3 51 और 3 1 कम 3 3 25 15 कितना हो जाएगा? 153 हो जाएगा A। और D निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 × 20 × 2 कर देंगे, तो 5 दूनी 10, और यहाँ पर D कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अब देखिए ये 153 200 से कितना कम है दोस्त? 47 कम है, 47 कम है। 200 में से बटे 200 × 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 5 10, 23.5% आ जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2 दिया गया है 26 संख्याओं का औसत 54.5 है। 26 संख्याएं हैं और इनका औसत जो है वह कितना है? 54.5। प्रथम 15 संख्याओं का औसत 58.6 है, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 15 देखिए 15 और 12 कितना होगा? 27 होगा। यहाँ पर संख्याएं कितनी है? टोटल 26 हैं। इसका मतलब एक संख्या है जो इसमें 2 बार काउंट हो रही है, और वह संख्या कौन सी है? 15वीं संख्या है। ठीक है, 15वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? हमको ये निकालना है सबसे पहले कि 15वीं संख्या है कितनी। ठीक है, तो वह कैसे पता चलेगा? यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल इनका जो औसत है 15 और 12 संख्याओं का, यहाँ पर 27 संख्या है ना टोटल, इनका औसत या यह संख्याएं टोटल कितनी ज़्यादा हैं इनके औसत से। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि 15वीं संख्या कितनी है। यह कैसे हम पता करेंगे? 26 संख्याओं का औसत कितना है? 54.5 है। 15 संख्याओं का औसत कितना है? 58.6 है। यह 54.5 से कितना ज़्यादा है? 4.1 ज़्यादा है। और यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी है? 15, यानी टोटल में कितना ज़्यादा होगा? तो 15 कम 15 के 5 हासिल लगा 1, 15 चौको 60 1 61 कितना आ जाएगा? 61.5 आ जाएगा। यह ज़्यादा है। ठीक है, 12 संख्याओं का औसत 52 है। कितना कम है इससे? 2.5 कम है। 2.5 कम है। संख्याएं टोटल कितनी है? 12 हैं, तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 6 30। यहाँ पर कितना कम है? माइनस का 30 है। ओवरऑल यहाँ पर कितना कम या ज़्यादा है अगर देखेंगे तो कितना कम या ज़्यादा है? प्लस 61.5 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा? 31.5 आ जाएगा। यानी ओवरऑल 31.5 इनका योग टोटल ज़्यादा है इन 26 संख्याओं से। इसका मतलब जो ये 15वीं संख्या है जो 2 बार काउंट हुई है उसका मान कितना है? 31.5 है। और अगर इन 26 संख्याओं में से 31.5 को माइनस कर दिया जाए तो संख्याएं कितनी बचेंगी? 25 बचेंगी। और टोटल कितना कम हो रहा है? 31.5,
तो इन 25 संख्याओं में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा कि कितना कम होगा, औसत में कितना कम होगा। तो 31/31.5 बटे कितना हो जाएगा 25। 25 से काट देंगे तो 25 से कम 25 और 25 5 30 1 6 36 हो जाएगा। तो 25 दूनी 50, ठीक है। और फिर कितना बचेगा, 65 था तो कितना बचेगा 100, कितना बचेगा 100 बचेगा, ठीक है। तो 25 चौको 100 कितना आ जाएगा 1.24, सॉरी कितना हो जाएगा 15 बचेगा ना। तो 25 छक्के 150 होगा, ठीक है। 25 से कम 25 और 6 बचेगा तो 25 दूनी 50, फिर 15 बचेगा तो 25 छक्के 150, या फिर 5 से 2 बार काट लेंगे, कितना आ जाएगा 1.26 आ जाएगा। इसका मतलब जो औसत है ना, औसत से टोटल में कितना कम हो जाएगा 1.26 कम हो जाएगा। औसत है कितना अभी 54.5 है। इसमें हम अगर 1.26 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 4, और 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 1 गया 3 और 5, कितना आ जाएगा 53.24 आ जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28, 36 और 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 28 विभाजित होने का मतलब संख्या 4 और 7 से विभाजित होगी, और 36 का मतलब है कि संख्या 9 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी, और 3 से और 6 से तो होगी ही होगी, और 45 से का मतलब क्या है कि संख्या 9 और 5 से भी विभाजित होगी। देखिए अगर हम इसे बिल्कुल साधारण और सिंपल तरीके से ऑप्शन का यूज करके लगाएं तो 18 जोड़ने पर, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या 9 से विभाजित हो रही है, और अगर किसी संख्या में हम 18 जोड़ रहे हैं, अगर संख्या 9 से विभाजित है तो 18 जोड़ने पर भी वह 9 से विभाजित ही रहेगी। अगर कोई संख्या 9 से विभाजित नहीं है तो 18 जोड़ने पर 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो 18 जोड़ने पर संख्या 9 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब है कि संख्या 18 जोड़ने के पहले भी 9 से विभाजित हो रही होगी। तो हम 9 से विभाजितता एक बार चेक कर लेते हैं सबकी, इसमें केवल एक ही है। और 9 से विभाजितता क्या है कि अंकों, जितने भी संख्या हैं, संख्या के सभी अंकों का योगफल जो है वह 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर संख्या 9 से विभाजित है तो इनके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होना चाहिए, जो कि चौथे ऑप्शन में नहीं है। 8 1 9 9 5 14, और यह भी 9 से विभाजित नहीं है। 8 और 2 10, 10 भी 9 से विभाजित नहीं है। 4 2 6 6 2 8 8 1 9, यह संख्या 9 से विभाजित है। तो जब हमें एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है, इसका मतलब है कि यही ऑप्शन होगा जो इन सभी से विभाजित हो रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त का क्षेत्रफल दशमलव के एक स्थान तक सही कितना होगा जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है। अगर इन दोनों वृत्तों के परिधि के अंतर के बराबर है उस वृत्त की परिधि, इसका मतलब है कि उस वृत्त की जो त्रिज्या है वह इनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर है। यानी 25 - 21 कितना होगा 4 होगा। अब 4 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान होगा 22/7 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 4 चौको 16 और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35 होगा बटे 7, 7 पंचे 35 0 और फिर बचेगा 2, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 और बचेगा 6, तो 7 7 49, 7 8 56। इस तरह से 50.28 करके आएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है इसके आसपास 50.3 दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 है प्लस 1 कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 50.3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एक दुकानदार 1800 तक की खरीद पर 15% की छूट और 1800 से अधिक की खरीद पर 17.5% की छूट की घोषणा करता है। अब्दुल 8 रुपये प्रति पेन की दर से 225 पेन खरीदते हैं तो टोटल कितने रुपए की सामान खरीदेंगे। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18। 1800 का पेन खरीदा और 30 रुपये प्रति दर्जन के दर से 4 दर्जन पेंसिलें खरीदी तो 4 तियाँ 12, 120 की पेंसिलें खरीदी। टोटल कितने की खरीदारी करी है अब्दुल ने 1920 की करी है। और 1920 1800 से अधिक है तो इस पर छूट कितनी मिलेगी दोस्त 17.5% की इसमें छूट मिलेगी। और जब 17.5% की छूट मिल रही है मतलब कितने में बेचा जा रहा है तो 82.5% में बेचा जाएगा।
1920/100 गुणे 82.5। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 3 तो 5 छक्के 30, 5 पंचे 25। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 नहीं 18 और 2 छक्के 12। 96 गुणे 165 आया है, तो इनका हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 165 गुणे 96। और यहाँ पर क्या है, दशमलव भी लगा है तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 6 पंचे 30, हाथ से लगे 3, 6 छक्के 36 और 3 39, 6 कम 6 3 9, 9 पंचे 45 के 5, हाथ से लगे 4, 9 छक्के 54 और 4 58 के 8, हाथ से लगा 5, 9 कम 9, 9 और 5 14। तो कितना आ जाएगा, 0, 9 5 14 के 4, हाथ से लगा 1, 9 9 18, 5 1 कितना 1584 और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1584, यानी ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 8500 की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। देखिए, अगर 12 महीनों का ब्याज जो है 12 महीनों में 6% की दर से मिल रहा है, तो 6 महीनों में, क्योंकि अर्धवार्षिक है, अर्धवर्ष का मतलब 6 महीने, 6 महीनों में ब्याज कितना मिलेगा, 6 का आधा मिलेगा, 3% का ब्याज मिलेगा। और 2 वर्षों में कितनी छमाही होंगी, 4 छमाही होंगी, तो 4 बार ब्याज काउंट होगा, 4 बार ब्याज काउंट होगा और हर बार 3% ब्याज काउंट होगा। चूंकि यह चक्रवृद्धि ब्याज है तो हर वर्ष बराबर तो रहेगा नहीं, तो हम कुछ थोड़ा सा इसके आसपास निकाल लेंगे अनुमान से। ठीक है, और उसी के आसपास जो आंसर होगा उसे सही कर लेंगे। अब जब 4 बार 3% का ब्याज लग रहा है तो सबसे पहले तो मूलधन पर 3% लगेगा, फिर ये 3% का भी 3% ब्याज लगेगा, तो 3% का 3% कितना होगा, 3 3 का 9, यानी कि 0.09% यहाँ पर ब्याज होगा। और फिर इसका 0.09 और इसका 0.09 कितना हो जाएगा, 9 9 18, यानी 0.18 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.27। ठीक है, इसका 9, इसका 9, इसका 9, तो 9 3 का 27, 0.27 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर देखें और भी यहाँ पर अब तीसरे वर्ष में भी इस ब्याज का भी ब्याज काउंट होगा और जो चौथी छमाही है उसमें इस ब्याज का और इस ब्याज का भी ब्याज काउंट होगा और यहाँ पर जो ब्याज आएगा उसका भी काउंट होगा, तो उसे हम नहीं निकाल रहे हैं, वो बहुत कम होगा। ठीक है, उतना हम अनुमान से थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर देखें तो 3 3 6 3 9 3 12, 12% तो यह हो गया है। 27 18 और 9 इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 और 7 14, 9 8 17 और 7 24 और 2 2 4 1 5, कितना होगा, 54। ठीक है, 0.54, 3 चौको 12। तो यहाँ पर देखें अगर तो 12.5% के आसपास यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो हम 12.5% अगर निकाल लें, 8500 का 12.5% कितना होगा। अगर हम 8500 का केवल 12.5% निकाल लें और फिर जो आएगा उसमें से थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125.5 आएगा, 25 चौको 100 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यह 0 हटाएंगे, इधर 0 लगा देंगे, दशमलव हटा के, इधर से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से गुणा करा देंगे तो 0, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, 2 42 आ जाएगा, बटे 4 कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 0, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और यहाँ पर 0 आएगा तो 4 छंग 24 हो जाएगा। ठीक है, 4 छंग 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और फिर 4 पंचे 20, 1062.5 के आसपास आ रहा है। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होगा, तो 1062 से थोड़ा बहुत ज़्यादा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे 1050 कम है, यहाँ पर 9000 है, ये तो बहुत ज़्यादा है। 1066 के आसपास, यही ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा लेंदी है, अगर इसे हम नॉर्मल तरीके से लगाते हैं, 8500 पर ब्याज निकाल करके लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी लग जाएगा। तो मैं सलाह दूंगा कि ऐसे प्रश्नों को परीक्षा के दौरान आप स्किप कर सकते हैं और सेकेंड अटेम्प्ट में कोशिश कर सकते हैं इसे सॉल्व करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और इसे सॉल्व करते हैं। कितना दिया गया है, 17 प्लस,
8 माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 3 और 5 से गुणा कर देंगे तो 5 3 15, यह एक ब्रैकेट के अंदर है, प्लस इधर देखिए क्या है 25 माइनस और 6 अट्ठे 48 यानी 8 आ जाएगा, प्लस 12 दूनी 24, यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 17 और 15 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 7 5 12 के 2 हाथ से लगाए 1 2 1 3 32, प्लस 25 माइनस 8 प्लस 24, तो यहाँ पर 24 में 8 घटा देंगे, कितना बचेगा 16, और 16 और 25 कितना होगा 25 5 30 और 10 40 1 41 हो जाएगा। इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 3 और 4 3 7, यानी कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। 73 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्या का अनुपात 4:3 है। तो बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं 4 है, और शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर 3 है। क्योंकि अनुपात दिया गया है तो इस तरह से चाहे तो बटे कर ले, तो आर बराबर है 4 के और कैपिटल आर बराबर है 3 के। यह शंकु की त्रिज्या है, यह बेलन की त्रिज्या है। ठीक है, और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो बेलन की ऊंचाई h 1 के बराबर है, और जो शंकु की ऊंचाई है कैपिटल H, उसे क्या मान लेते हैं 2 के बराबर है। ठीक है, उनके आयतनों का अनुपात लगाना है, तो आयतनों का फार्मूला लगा देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, और फार्मूला लगा करके अनुपात बना देंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, अनुपात लगा देंगे। और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये कैपिटल आर कर देते हैं और यहाँ पर कैपिटल एच कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यह शंकु का है। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 4, 4 चौको 16 हो जाएगा, गुणे एच कितना है 1 है, तो 1 अनुपात 1/3 गुणित कैपिटल आर कितना है 3, तो 3 3 9, गुणित एच कितना है 2, तो 2, और यहाँ पर 3 3 दूनी 3 3 9 हो जाएगा, 2 से यह कट जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8:3। तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात कितना आ जाएगा 8:3 आ जाएगा। देखो जी अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि 2x + 7y अनुपात 4x - 3y समानुपात 8:3, समानुपात देखिए जैसे A:B समानुपात C:D दिया गया है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं A/B = C/D, या फिर इसे आप क्या लिख सकते हैं A × D = B × C। ठीक है, तो हम इसे A, इसे B, इसे C और इसे D मान लेंगे, जहाँ पर क्या हो जाएगा B × C = A × D। ठीक है, तो इसका गुणा कराएंगे D से यानी 3 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 2x + 7y बराबर ये है 8, और इससे गुणा कराएंगे 4x - 3y का। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 7 त्रिक 21 y बराबर 8 चौको 32x माइनस 8 त्रिक 24y। 24y इधर आ जाएगा 21 में प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 4 1 5 यानी 45y बराबर 6 इधर जाके घट जाएगा 34 में से, तो कितना बचेगा 26। 8 चौको 32 है, अच्छा यहाँ पे 32 होगा, तो कितना बचेगा 26। ठीक है, 26 बचेगा है ना, तो 26x यहाँ पर हो जाएगा। तो x और y का अनुपात बताना है, y को इधर पक्षांतर कर देंगे, 26 को इधर, कितना हो जाएगा 45/26, तो कितना हो जाएगा x अनुपात y बराबर 45:26। कौन सा ऑप्शन सही होगा 45:26 यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 मिनट तक चली, और फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 45 मिनट तक चली, और फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1.5 घंटे तक चली। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल बताओ। तो जो औसत चाल होती है ना, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल दूरी कितनी चली है यह जो कार है, और उसने वह टोटल दूरी तय करने में कितना समय लिया है, जब उससे भाग करेंगे तो इसकी औसत चाल निकल आएगी। अब दूरी तो पता नहीं है,
टुकड़ों टुकड़ों में चली है तो सबसे पहले कुल दूरी निकालेंगे और टोटल दूरी क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 40 मिनट तक चली है और 40 मिनट का मतलब कितना होता है 40/60 घंटे, प्लस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितने 45 मिनट तक चली है 45/60 घंटे, प्लस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1.5 घंटे तक चली है यानी 3/2 घंटे। ठीक है, पूरी यात्रा में कार के औसत चाल बताना है। यहाँ पर सबसे पहले टोटल यह डिस्टेंस होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल और 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 से काटेंगे 15 तियाँ 45, कितना होगा 15 दूनी 30, 30 प्लस 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45 और 2 से काटेंगे तो 25 और 25 तियाँ कितना होगा 75 होगा। टोटल इनको जोड़ लेंगे तो 5 5 10 के 0, हासिल लगा 1, 4 4 8 और 8 7 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर। तो दोस्त टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई है, कुल दूरी कितनी आ गई है 150 आ गई है। अब बारी है कुल समय निकालने की, तो कुल समय कितना है, टोटल टाइम कितना है 40/60 प्लस 45/60 प्लस 3/2, यह सब घंटे हैं, इन्हें जोड़ लेंगे, 60 एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 40 और 45 कितना होगा 4 4 8 और 85 हो जाएगा, प्लस 2 तियाँ 6, 3 3 9 90 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल जो टाइम आया है वह कितने घंटे आया है 9 8 17, 175/60 घंटे टोटल टाइम आया है। तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी यानी 150 बटे स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है वह कितनी है 150/175/60 है, तो 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 25 से काट देंगे, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 6 छक्के 36 यानी 360/7 आ जाएगा, 7 पंचे 35, 1 7 एकम 7 और 51 से 2 ऑप्शन शुरू हैं, तो 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौको 28। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। एवरेज स्पीड कितनी होगी 51.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। तो देखो डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर है और टाइम कितना है 5 मिनट है, इसे सेकेंड में बदल लेंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30 यानी 300 सेकेंड हो जाएगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान टाइम यानी 600/300। लेकिन यह जो स्पीड आई है यह मीटर प्रति सेकेंड में आई है और इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से इसे गुणा करना होगा। ठीक है, 300 से कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 18 दूनी 36 और 36/5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। एक वस्तु का सूची मूल्य 576 है, इसे सूची मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचा गया। यदि इसका क्रय मूल्य 480 है तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। अब देखें क्रय सूची मूल्य कितना है 576 है, इसे जब 20% की छूट दिया गया तो इसे बेचा कितने में गया 80% में बेचा गया है, तो 80/100 कर देंगे। यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा, एसपी निकल करके आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, तो इससे एसपी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 और 4 60, 8 पंचे 40 और 6 46 और कितना आ जाएगा 460.8 आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो सीपी है क्रय मूल्य है वह कितना है 480 है। तो इसे क्या हो रही है 480 में खरीदा गया और 460.8 में बेचा गया, तो इसे हानि होगी ना, कम में बेचा जा रहा है, कितने की हानि हो रही है, तो इसमें 460.8 घटा लेंगे तो जो लॉस है वो निकल आएगा और वो कितना आएगा 2.9 और 1 19.2 आ जाएगा और सीपी कितना है 480 है, गुणे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, और 4 बार कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 48
4, 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16, 3 19, तो यहाँ पर 0.4 आ जाएगा। गुणा कर देंगे 10 से तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक वस्तु 425 में खरीदी जाती है और 500 में बेच दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत लगभग कितना है। 425 में खरीदी गई और 500 में बेची गई, तो लाभ कितने का मिला दोस्त, 75 का मिला है। 75/425 गुणे कितना है, 100 है। ठीक है, 25 तिया 75 और 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, 25 चौको 100, 4 चौको 16, 17। अब कितना आ गया, 300/17 आ गया है, तो 17 से भाग दे देते हैं 300 को, कितना आ जाएगा, 17 एक कम 17, यहाँ पर कितना बचेगा, 3 1 0 और 17 5 85, 17 7 7 49, 7 कम 7 4 11, 119 आ गया। यहाँ पर 1 और इधर 1, 11 से इस पर बचा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर 17 आ गया ना, तो अब 17 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन 2 स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसका क्या आ जाएगा आंसर, 17.65% आ जाएगा। जब हमें ऑप्शन मिल रहा है इससे सिमिलर, तो हम उसी को तुरंत आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 12/9 - 6, और 9 - 6 कितना होगा, 3 होगा। जब 12 को भाग करेंगे तो 3 चौको 12, 4 आ जाएगा। प्लस 8 लिखा हुआ है, माइनस 4 चौको 16 यानी 4, माइनस 3 -5 -4, 5 4 9, और 9 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो 4 + 8 -4, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 6 कितना होगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं के 5/6 भाग को 15% लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए उसके पास टोटल 600 वस्तुएं थी, टोटल 600 थी, तो 600 का 5/6 भाग कितना होगा, 500 होगा। और 500 वस्तुओं को उसने 15% के लाभ पर बेचा है, तो 15 × 25 75 का उसने लाभ कमाया है। ठीक है, अगर 500 का 15% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो 75 का उसने लाभ कमाया है, और शेष जो 100 थी उनको 100 में ही बेच दिया, क्योंकि शेष कितनी बचेंगी, 100 बचेंगी, 100 में ही बेच दिया, उसमें कोई भी लाभ नहीं अर्जित किया। तो उसने टोटल 600 में लाभ कितना कमाया, 75 का। यही पूछा जा रहा है कि उसके द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करो। तो 75 का लाभ कमाया है 600 में, गुणे 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पच्ची 15, 25/2 यानी कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। 12 सही 1/2% का यहाँ पर लाभ होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से 50% अधिक दक्ष है और बी सी से 50% अधिक दक्ष है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। ए, बी और सी 3 लोग हैं। बी सी से 50% अधिक दक्ष है। चलिए, अगर सी यहाँ पर 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो बी कितना करेगा, इससे 50% ज़्यादा करेगा, क्योंकि इससे 50% ज़्यादा दक्ष है। और इसका 50% क्या होगा, 2 होगा, यानी बी कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। और ए जो है वह बी से 50% ज़्यादा दक्ष है, तो ए कितना काम करेगा, बी से 50% ज़्यादा, यानी 6 से 3 ज़्यादा कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। और यह तीनों मिल करके काम 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 9 6 15, 15 4 19, 19 गुणे 8, टोटल जो काम है वह कितना है, 19 गुणे 8 है। बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, तो बटे 6 कर देंगे। यहाँ से जो आंसर आएगा वही इसका समय आएगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं यह सब के सब गलत दिए गए हैं। इसका मतलब यह प्रश्न जो था यहाँ पर गलत था इस सेट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, तो समझ में आ रहा हो कुछ, तो क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट आपका बच रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्वेश्चन नंबर के साथ कि आपको किस प्रश्न में क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। किस्तों में लौटाया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, और प्रत्येक किस्त 3872 रुपये की है,
तो ऋण की राशि किस्तों में ज्ञात, ऋण की राशि रुपयों में ज्ञात करो कितनी है। ठीक है, तो ब्याज की दर कितनी है दोस्त, 10% है। 10% का मतलब है 1/10, मतलब राशि अगर मूलधन 10 रहा हो तो ब्याज लग करके कितनी हो जाएगी, 1 ब्याज मिलेगा, 11 हो जाएगी 1 वर्ष में। और दूसरे वर्ष में क्या होगा, राशि 100 होगी तो 100 से कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। अब दोनों वर्षों में किस्तें तो समान रहेंगी क्योंकि समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। यह इसका मूलधन है, प्रिंसिपल है, जितना उसने ऋण लिया है वह है, और यह उसकी किस्तें हैं। ठीक है, किस्तें दोनों वर्षों की समान है। यहाँ पर अगर दूसरे वर्ष में 121 है तो पहले वर्ष में भी कितनी होगी, 121 होगी। तो इसे 11 से गुणा करेंगे और इसे भी 11 से गुणा कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना रहेगा, 100 रहेगा। इसका जो टोटल प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, जो ऋण की राशि है वह कितनी है, 210 है। ठीक है, और प्रत्येक किस्त कितनी है, 121 यूनिट है। और दोस्त 121 यूनिट बराबर कितना यहाँ पर दिया गया है, 3872 दिया गया है। 11 से काटेंगे, 11 11 में 121, 11 3 33, बचेगा 5, 11 5 55 और बचेगा 2, 11 दूनी 22। फिर से 11 से विभाजित कर देंगे तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 11 3 33, 11 दूनी 22, 32 आ जाएगा। ठीक है, और 210 यूनिट का मान निकालना है तो 210 यूनिट बराबर क्या होगा, 210 से गुणा कर देंगे, 0 और 21 दूनी 42, 2 हासिल लगे 4, 21 3 63 और 4 कितना होगा, 67 होगा। तो 6720 रुपये यहाँ पर ऋण की टोटल राशि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि मूलधन को टी से निरूपित किया जाता है और एम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है, पी ब्याज की दर को निरूपित करता है, ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार दर्शाया जाएगा। देखिए अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है पी इंटू 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, लेकिन अगर हमें ब्याज निकालना है तो अमाउंट में क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, मूलधन घटा देंगे। जब इधर माइनस करेंगे पी तो इधर भी क्या करेंगे, पी को माइनस कर देंगे, R/100 की पावर n माइनस पी। ठीक है, अब यह पी क्या है, मूलधन है, n क्या है, समय है, r क्या है, दर है। ठीक है, और हमें साधारण ब्याज को निरूपित करना है तो p मूलधन से किसे निरूपित किया जा रहा है, टी को, तो यहाँ पर टी हो जाएगा 1 + R यानी दर, और ब्याज की दर, P ब्याज की दर को निरूपित करता है तो R की जगह पर क्या हो जाएगा, P/100, और N यानी समय, M वर्षों की संख्या को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M - P क्या है, प्रिंसिपल यानी T। और यह ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन 1, T × 1 + P/100 की पावर m - T, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 82% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से 4% मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवारों को 1,08,240 मत मिले, जो कि वैध मतों के 55% हैं। उन मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने इस चुनाव में मतदान किया है। जिन लोगों ने केवल मतदान किया है हमें उनकी संख्या बतानी है। टोटल मतदाता सूची में कितने लोग थे उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, किन लोगों ने मतदान किया उनकी संख्या बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि जो मतदान करने वाले लोग हैं उनकी संख्या है 100 यूनिट। ठीक है, और 4% मत इनके अवैध हुए, मतदान का 4% मत अवैध घोषित हुआ है, तो 4% अवैध हो जाएगा तो वैध मत कितना होगा, 96 होगा वैध मत। ठीक है, और जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए हैं, तो 55% मत प्राप्त करेगा किसका, वैध मतों का, यानी 96 का 55% मत प्राप्त करेगा। और यह 55% यानी जीतने वाले उम्मीदवारों को कितने मत मिले हैं, उम्मीदवार को 1,08,240 मत मिला है। ठीक है, तो 96 का 55% है 1,08,240, और मतदान जिन लोगों ने मतदान किया है उनकी संख्या बतानी है। टोटल मतदाताओं की 100 यूनिट का मान बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 100% की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि यह कितना है, 96 का 55% यानी 1 यूनिट का मान कितना है निकाल लेंगे। 96 × 55/100 बराबर कितना होगा, 108,240। 11 से काट लेंगे, 11 × 25 = 55, 11 से इसे काटेंगे, 11 × 9 = 99 और बचेगा 9,
तो 11×8 = 88, बचेगा 4, 11×4 = 44, कितना होगा 9840 होगा। ठीक है, 8 से क्या कट सकता है, बिल्कुल कट जाएगा। तो 8 × 8 = 8, 8 × 2 = 16, 8 से काटेंगे 8 × 8 = 8, 2 = 16, 8 × 3 = 24, 1230 आ जाएगा। ठीक है, और यह कितना है 12 × 5 = 60 है, 60 से इसे काट लेते हैं, कट जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो 6 से काट लेते हैं, 3 2 5 1 6, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, और जब 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, और 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 एकम 5, 2/100 बराबर कितना है 41 आया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 50, 2 से काट देंगे 50 हो जाएगा, 50 × 41 यानी 0, और 5 एकम 5, 5 चौको 20, 1 यूनिट कितना आया 20, 50 आया है। तो 100 यूनिट बराबर कितना आएगा 20 50 00। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल मतदाता सूची मतदान कितने लोगों ने किया है 2,05,000 लोगों ने मतदान किया है, और यह किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य दशमलव के 2 स्थानों तक सही ज्ञात करें। विषम अभाज्य संख्याएं, तो विषम अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 3 से, 3 + 5 + 7 और +11 +13 +17 +19, कितनी टोटल संख्या चाहिए 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं, औसत निकालना है, बटे क्या कर देंगे 7 कर देंगे, और इसका औसत अब निकाल लेंगे। तो इन सबको सबसे पहले जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 3 10 5 15, और 15 10 25 1 26, 26 3 29, 10 39, 39 1 40, और 10 50 6 56, और 56 और 9 कितना होगा 65, और 10 75, 75 बटे कितना आ जाएगा 7। तो 7 × 70, और 7 7 49, 7 एकम 7, इस तरह से आएगा, कितना आ जाएगा 10.71 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है, राम जो कि कृष की तुलना में आधा कार्यकुशल है। राम जो है वह कृष की तुलना में आधा कार्यकुशल, अगर कृष की क्षमता 2 है तो राम की क्षमता कितनी है 1 है। एक काम को अकेले 12 दिन में पूरा करेगा, तो राम जो है वह एक काम को अकेले 12 दिनों में पूरा करता है। यदि राम और कृष एक साथ मिल जाएं तो कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, तो राम प्लस कृष कितनी क्षमता होगी 3, 3 चौको 12, कितना दिन लगेगा 4 दिन लगेंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग 8550 है। देखिए यहाँ पर संख्याएं 3x 2x 5x मान ले, 3x 2x और 5x, इनके वर्गों का योग कितना है, तो 3 × 9x² प्लस 2 दूनी 4x² प्लस 5 पंचे 25x² बराबर कितना है 8550 है। इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 4 13, और 13 5 18, और 20 कितना होगा 38, x² बराबर कितना है 85 50। ठीक है, 19 से काट देंगे, 19 दूनी 38, 19 चौको 76, और 4 5 9, 19 पंचे 95, 450 आ जाएगा। x² बराबर कितना आएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 225। तो x बराबर कितना आया दोस्त 15 आया है। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 5 5 10, 10x आ जाएगा, और 10x का मान क्या होगा, अगर x की जगह पर 15 रख दें तो कितना होगा 10 × 15 यानी 150 हो जाएगा। तो इन संख्याओं का योग जो है वह कितना आएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा गया, यदि उस वस्तु को 2475 अधिक बेचा जाता तो 12% का लाभ प्राप्त होता। 100 वाली चीज़ है, 18% की हानि पर बेची जा रही थी, यानी 82 में बेची जा रही थी, फिर 12% का लाभ चाहिए तो 112 में बेचना होगा, और कितने अधिक में बेचा जाएगा, अगर 82 से 112 में बेचना होगा तो 18 और 12 कितना 30, 30% यानी 30 यूनिट बराबर कितना है 2475 है। वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करो। वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वह कितना था 82 यूनिट था, तो 82 यूनिट का मान निकालना है 2475 बटे 30 गुणित 82 हो जाएगा। ठीक है, और
3 से काट देंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 पच्ची 15, 825 आ जाएगा, 3 धामा 30, ठीक है। और 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 तो 5 छक्के 30, 5 पंचे 25, और यहाँ पर 2 से काट देंगे तो चौको 8, 2 एकम 2, कितना आया 165 गुणे 41। इधर सॉल्व कर लेते हैं। 165 गुणे 41 कितना आ जाएगा 165 गुणे 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 24 तो 26, 4 एकम 4 और 2 6, कितना आ जाएगा 5 6 7 6, 6765 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक स्कूल में कुल छात्रों के रूप में केवल लड़के और लड़कियां हैं। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? अगर लड़कों की संख्या 5x और लड़कियों की संख्या 8x मान लें तो जो टोटल छात्र होंगे वह कितने होंगे? 8 5 13x होंगे। यानी कि जो भी संख्या होगी वह 13 से विभाजित होने वाली होगी, 13 की गुणज होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी संख्या 13 की विभाजित है। क्या 2100 है? नहीं है। 1800 नहीं, 2700 नहीं। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आ जाएगा, यानी 13 गुणे 123 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1690। इसलिए यहाँ पर 13 से विभाजित होने वाली जो भी संख्या होगी इसका आंसर हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 में जोड़े जाने पर 15, 20 और 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है? तो यहाँ पर देखिए 5 जोड़ने पर वह संख्या पूरी तरह 21, 15 और 20 से विभाजित होगी। 15 से का मतलब है 5 गुणे 3 से विभाजित हो जाएगी। 20 का मतलब है 10 और 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी 5 और 4 से भी विभाजित हो जाएगी। 21 का मतलब है 7 और 3 से विभाजित हो जाएगी। मतलब संख्या 5, 7, 3, 2 और 10 से भी विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब किसी संख्या में 5 जोड़ा जाए तो उसके इकाई के अंक में 0 आना चाहिए, क्योंकि संख्या 10 से कब विभाजित होगी? जब इकाई के अंक में 0 होगा। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। इनमें 5 जोड़ेंगे तो इकाई के अंक में 5 आ जाएगा। अब बचे हैं 2 ऑप्शन, एक तो यह जिसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 430 हो जाएगा, और एक यह है जिसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 420 हो जाएगा। अब देखेंगे सबसे पहले, अब यह 5 और 10 से तो विभाजित हो जाएंगी दोनों की दोनों संख्याएं, ठीक है। 3 से विभाजित अगर चेक कर लें तो 3 से चेक करने के लिए इनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 3 7, क्या विभाजित होगा? नहीं होगा। 4 2 6 विभाजित होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 420 हो जाएगा तो 7 से भी विभाजित हो जाएगा, 7 छंग 42, ठीक है। तो इसीलिए यह संख्या जो 415 है, इसमें जैसे ही हम इसे 5 में जोड़ते हैं तो यह 15, 20 और 21 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। तो यह थे आज के 25 प्रश्न। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और SD यादव की बुक का सलूशन चल रहा है लगातार, और डेली सुबह 10 बजे इसकी क्लास आप लोगों को मिल रही है। तो अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और मैं मिलूँगा अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।